हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये आपका नेक्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर। लेट्स स्टार्ट। सरफेस केमिस्ट्री, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। तो सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम सरफेस फिनोमिना के बारे में बात करते हैं। यानी सरफेस केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच वी स्टडी अबाउट द सरफेस फिनोमिना। स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमिना, यानी सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंडर हम स्टडी करते हैं सरफेस फिनोमिना की। उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस केमिस्ट्री कह देंगे। सरफेस फिनोमिना जो है, अब यहाँ से सरफेस फिनोमिना वर्ड यूज किया है, इसका मतलब क्या है? वो प्रोसेस जो सरफेस के ऊपर होंगी। द प्रोसेस occurs on the surface, है ना। यानी ऐसी प्रोसेस, ऐसी रिएक्शंस, ऐसी केमिकल प्रोसेसेस जो किसके ऊपर कंप्लीट होंगी? सरफेस के ऊपर होंगी। उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस फिनोमिना कहेंगे। अब अगर कोई भी चीज सरफेस के ऊपर हो रही है, तो सरफेस, अगर किसी भी चीज का सरफेस है, मान लो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ले रखा है, ये इसका सरफेस है और इसके ऊपर लिक्विड आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इससे नीचे तो कैसा सरफेस था? सॉलिड, और इसके ऊपर कैसा आ गया? लिक्विड। ये लिक्विड है और ये कैसा है? सॉलिड है। तो ये जो पॉइंट है, इसके ऊपर सरफेस चेंज हुआ है, हमारा सरफेस चेंज हुआ है। तो इस तरीके के जो चेंज होते हैं, उन फिनोमिना को हम किस में ऑब्जर्व करेंगे? सरफेस फिनोमिना के अंदर, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो आप इसे लिखने के लिए एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो दो फेज आपको दिखाना है, तो सॉलिड स्लैश लिक्विड, इससे पता चल जाएगा कि फेज चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड। या फिर ऐसे कर सकते हैं, लिक्विड गैस, है ना, या फिर सॉलिड स्लैश गैस। तो इस तरीके के जो फिनोमिना होते हैं वो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। गैस और गैस जो है, इस तरीके के फेज नहीं बनेंगे, ये वाले फेज कभी भी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली मिसिबल होते हैं एक दूसरे के अंदर। तो इस टाइप का कभी भी सरफेस फिनोमिना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आप दो चीजें पढ़ने वाले हो। एक तो एडजॉर्प्शन और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। आपने ये वर्ड बहुत बार ही पढ़ा होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, किसी भी चीज का एब्जॉर्ब हो जाना। लेकिन यहाँ हम किसके बारे में बात करेंगे? एडजॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, आइदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसेस, अगर सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं तो हम उसे कहेंगे एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है वहां पे, ठीक है। ये सिर्फ कैसा फिनोमिना होता है? सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना। अगर सरफेस फिनोमिना है, इसका मतलब जो पूरी प्रोसेस है वो सरफेस के ऊपर ही होनी है। और जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये किस टाइप का फिनोमिना होता है? बल्क फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है ये? बल्क फिनोमिना। ये सरफेस फिनोमिना होता है और ये कैसा होता है? बल्क फिनोमिना होता है। यानी जो अंदर जो होता है मॉलिक्यूल के, देखो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जो एडजॉर्प्शन होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या होता है? देखिए, बहुत ही छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी जो रिएक्शन यहाँ पे कह रहे हैं सरफेस फिनोमिना हो रहा है, मान लो ये हमारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स, एक तरीके से ऐसे लगा लो, ठीक है। और जो एडजॉर्बेंट है, ये एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है। ये सॉलिड भी हो सकता है ना, ये लिक्विड भी हो सकता है, किसी भी टाइप का, जो भी हम एग्जाम्पल कंसीडर करें उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो एडजॉर्बेट है, ये एडजॉर्बेंट है। अब क्या होगा? जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगी तो ये सारे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसके सरफेस के ऊपर जाके इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, सारे के सारे जाएंगे
और सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएंगे। और ये कौन सी प्रोसेस हो गई? अगर कोई भी फिनोमिना सरफेस के ऊपर प्रोसीड आउट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। और ये बल्क में नहीं गए, बीच में नहीं गए, जो ये बीच का पार्ट होता है इसे हम बल्क कहते हैं। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो बल्क फिनोमिना है, लेकिन एडजॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमिना। ये जो पार्टिकल था इसके पूरे सरफेस के ऊपर जाके ये स्टिक कर गए, उसके साथ इन्होंने केमिकल फिजिकल जिस भी तरीके के बॉन्ड बनाए वो बना लिए, लेकिन बल्क के अंदर कोई भी चीज नहीं गई। तो एक इस प्रोसेस का एग्जांपल हो गया एडजॉर्प्शन प्रोसेस का, यानी वो स्मॉल पार्टिकल्स जो एडजॉर्बेंट के ऊपर जाके एडजॉर्ब होंगे उन्हें तो क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट। और वो पार्टिकल या वो कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जो एडजॉर्बेट को अपने ऊपर एडजॉर्ब करवा लेगा उसे हम क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। क्लियर? छोटी छोटी टर्म है। एडजॉर्प्शन क्या होता है? सरफेस फिनोमिना होता है ये, इसमें एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के ऊपर जाके एडजॉर्ब हो जाते हैं और इस तरीके से एक कंस्ट्रक्शन हमें ऑब्टेन होती है। और ये पूरी केमिकल जो प्रोसेस होती है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये एक बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना किस तरीके से है? देखिए इसमें क्या होगा, कोई भी जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, जो पार्टिकल हैं एडजॉर्ब होना है, एब्जॉर्ब होना है अगर इन्हें, तो ये सरफेस के ऊपर रहे ना रहे, भाई कोई भी चीज बल्क के अंदर जाएगी तो सरफेस को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा उसे, तो यहाँ से क्या करेंगे? इनर साइड के अंदर मूव कर जाएंगे और इस तरीके से बल्क के अंदर जाके रुक जाएंगे। तो ये किस तरीके का फिनोमिना हो गया? बल्क फिनोमिना। और इसे किस नाम से जाना जाता है? एब्जॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है। तो फर्क पता चल गया एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हम है वो क्या कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे सिलिका है ना, एल्यूमिना है, चारकोल है, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं? एडजॉर्प्शन के। अगर ये चीजें प्रेजेंट है, हम मान लो कोई एग्जाम्पल जब कंसीडर करेंगे, अभी बताएंगे, तो अगर इनमें से कोई भी चीज हमने यूज किया तो वहां पे हमेशा जो फिनोमिना होगा वो कौन सा फिनोमिना प्रोसीड करेगा? ये एडजॉर्प्शन, सरफेस फिनोमिना प्रोसीड करेगा। एब्जॉर्प्शन के अंदर देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमने लिया है CaCl2 तो ये किसका काम करेगा? एब्जॉर्प्शन का काम करेगा और जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें बल्क के अंदर लेके जाएगा। अब मानो हमने कोई भी कंटेनर ले लिया एक, ठीक है, इसके अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट भरा हुआ है और हम चाहते हैं कि मॉइस्चर फ्री रहे, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी प्रेजेंट ना रहे, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अगर हमने रखा यहाँ पे सिलिका जेल, तो वो कौन सा फिनोमिना कौन सा फिनोमिना दिखाएगा यहाँ पे? वो दिखाएगा एडजॉर्प्शन। और क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स को, जो मॉइस्चर होगा उसे अपने सरफेस के ऊपर अटैच कर लेगा। लेकिन अगर हमने CaCl2 रखा तो वो क्या करेगा? पूरे जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा, उन्हें बल्क के अंदर स्टोर कर लेगा। तो इस कंटेनर के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, वो अगर CaCl2 है तो वो बल्क में स्टोर कर लेगा उसे, और अगर हमने सिलिका या एल्यूमिना ले रखा है तो वो क्या करेगा? उसे सरफेस के ऊपर अटैच करवा लेगा। तो इन दोनों का काम पता चल गया किस तरीके से करते हैं। कोई भी कंटेनर वगैरह या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर हम चाहते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे, वो मॉइस्चर से मान लो कोई चीज अगर खराब हो रही है और हम चाहते हैं कि मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट ना रहे, तो हम इनका यूज करते हैं, है ना। तो क्या होगा वहां पे? ये एडजॉर्प्शन, आइदर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अकर्स एंड जो भी ऑब्जेक्ट है वो मॉइस्चर फ्री हो जाएगा और इस तरीके से हमारी चीजें सेफ रहती हैं। ठीक है, छोटी छोटी टर्म थी, एक दो टर्म और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं, वो और देखिए आप। एडजॉर्प्शन के अंदर ही ऐड करेंगे इन्हें। देखिए एक इसके अंदर छोटी सी टर्म आती है डी एडजॉर्प्शन। डी एडजॉर्प्शन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल्स, adsorbate particles from the surface। अगर सरफेस मॉलिक्यूल से, अगर सरफेस से जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल थे वो रिटेन होना शुरू हो जाए, वो रिमूव होना शुरू हो जाए, तो उस टाइम पे जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी? डी एडजॉर्प्शन होगी। दोबारा से जो भी हमने एडजॉर्प्शन प्रोसेस की वो क्या होगी?
डी एडजॉर्ब हो गई। इसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब ये डी एडजॉर्ब हो जाती है। एक इसमें टर्म आती है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन इसमें देखिए है तो ये भी एडजॉर्प्शन ही, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक चीज है, व्हेन gaseous molecules attach or adsorb on the surface of, जब भी गैसियस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होंगे कैसे सरफेस के ऊपर, मेटालिक सरफेस ऑफ मेटल या फिर मेटालिक सरफेस, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्लूजन। अगर सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन है इसके अंदर कि जब भी किसी मेटालिक सरफेस के ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल्स आके अटैच होते हैं तो उस प्रोसेस को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, और वो कौन सी प्रोसेस है, ऑक्लूजन प्रोसेस है। तो ऑक्लूजन के अंदर सिर्फ मेटालिक सरफेस होगा और उसके ऊपर क्या चीज अटैच होगी, गैसियस मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे निकल है, प्लेटिनम है, एज ए कैटलिस्ट इनका यूज किया जाता है। तो ये जो मेटालिक सरफेस होता है इनका, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये मान लो कोई सॉलिड सरफेस है इनका, कोई भी मेटल हमने ली है, और इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आके अटैच हो जाए। इस तरीके से अगर हाइड्रोजन आके अटैच हो रहे हैं तो हम उसे क्या कह देंगे कि मेटालिक सरफेस के ऊपर गैसेस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो ये कौन सा फिनोमिना हुआ हमारा, ऑक्लूजन प्रोसेस। एग्जांपल जो एडजॉर्प्शन है उसका भी एग्जांपल देख लें साथ में। अगर मान लो हमने कोई डाई ले ली, जैसे मिथाइल ऑरेंज ले लो। मिथाइल ऑरेंज जो होती है ये एक डाई है जो लैब के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है। तो हमने एक बीकर लिया, इसके अंदर मान लो हमारा कोई कंपाउंड था और हमने मिथाइल ऑरेंज डाल के इसके अंदर कलर अपीयर होना शुरू हो गया, ऑरेंज कलर आ जाएगा इसमें। तो अगर हम इसके अंदर बाहर से क्या डाल दे, चारकोल। अगर मैं इसके अंदर चारकोल ऐड करवा देती हूँ तो उस टाइम पे क्या होगा, चारकोल डालिए, आप एक ग्लास रोड डालेंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से स्टेयर कीजिए। जब आप स्टेयर करेंगे कुछ टाइम में आप देखेंगे कि जो कलर था वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो चारकोल मॉलिक्यूल है वो अपने सरफेस के ऊपर उस डाई को एडजॉर्ब करना स्टार्ट कर चुके हैं और धीरे धीरे वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जो प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर होती है उसके अंदर भी इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। लैब के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। अगर कोई भी इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं तो वो क्या करेंगी, इसके ऊपर अटैच हो जाएंगी। जो भी हम चारकोल ले रहे हैं या फिर कोई सिलिका ले रहे हैं, एल्यूमिना ले रहे हैं, तो वैसे ज़्यादातर यूज चारकोल का किया जाता है। तो वो क्या करेगा, पूरा जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी उन्हें एडजॉर्ब कर लेगा और जो हमारा सैंपल होता है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में कुछ डिटेल थी। आप इनके नोट्स बनाएं साथ साथ और साथ साथ पढ़ते भी जाएं। ऑक्लूजन जो है ये कई बार पूछा गया है, 1 नंबर के अंदर आता है ये क्वेश्चन। अब देखिए इसमें एक छोटी सी चीज और देखते हैं हम। एक चीज और होती है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। एक तो होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, एक होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन के अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल जो है, इफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स गेट एडजॉर्ब, अगर सोल्यूट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं तब तो हमारी जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, जो एडजॉर्प्शन फिनोमिना है, वो किस नेचर का होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन के नाम से उसे जाना जाएगा। अगर मान लो गलती से वहां पे सोलवेंट मॉलिक्यूल, अगर सोलवेंट मॉलिक्यूल जो है वो एडजॉर्ब हो जाए, है ना, अगर सोलवेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होना स्टार्ट कर दें तो उस टाइम पे जो हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा उसे किस नाम से जाना जाएगा, नेगेटिव एडजॉर्प्शन के नाम से। बस इस टर्म का फर्क है यहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट का।
हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर चाहते हैं कि हमारे जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है वो एडजॉर्ब हो। अगर वही एडजॉर्ब हो रहे हैं तो एडजॉर्प्शन पॉजिटिव है। अगर सोलवेंट मॉलिक्यूल जाके एडजॉर्ब होना स्टार्ट कर देते हैं इन केस, तो जो हमारी एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो किस नेचर की है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन होगा वहां पे। ओके, अब देखिए इसमें एक चीज और है, मैकेनिज्म देखो इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के अंदर क्या मैकेनिज्म काम करता है, देखिए हमने कोई कंटेनर लिया या फिर कोई बीकर आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे, और इसके अंदर ये लिक्विड फिल्ड है। जो लिक्विड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनका जो फोर्स होगा वो हर डायरेक्शन के इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। मान लो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल है, इस तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे और वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से ही सराउंडेड है। अगर हमने इसमें वाटर लिया है या फिर कोई और लिक्विड लिया है तो उस लिक्विड मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहेंगे, तो वो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट के अंदर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे या रिटेन कर रहे होंगे, तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा, इस लेयर के पास आते ही फेज चेंज हो गया। अंदर तो कैसा फेज था, लिक्विड, और यहाँ कैसा आ गया, गैसियस फेज आ गया। अंदर लिक्विड फेज है और बाहर कैसा है, गैसियस फेज है। तो अब क्या होगा, ये कह रहा है कि यहाँ पर जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं उनका नेट इनवर्ट पुल रहता है। जो फोर्सेस है अट्रैक्शन, यहाँ पे जो भी यहाँ पे सरफेस फिनोमिना काम कर रहा होता है वो क्या होगा, नेट इनवर्ट पुल रहेगा उसका। और नेट इनवर्ट पुल होने की वजह से सरफेस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल आते हैं उन्हें अटैच करने में अपने ऊपर ये हेल्प करते हैं, है ना। जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है उसमें सरफेस के ऊपर ही चीजें एडजॉर्ब होती हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पर जो सरफेस में मॉलिक्यूल रहते हैं उनकी नेट जो फोर्स रहता है इनवर्ट पुल रहता है, जिस वजह से जो सरफेस के ऊपर चीजें आती हैं वो इजीली एडजॉर्ब हो पाती हैं। और इसी फिनोमिना की वजह से जो सरफेस एनर्जी है वो लिटिल बिट डिक्रीज हो जाती है। और अगर सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी तो जो हमारी प्रोसेस है, जो हमारी एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, ये कैसी रहेगी, एक्सोथर्मिक नेचर की रहेगी। कैसे नेचर की रहेगी, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है, डेल एच बिकम्स नेगेटिव। ओके, जो इंथैल्पी चेंज है इसके अंदर अगर एक्सोथर्मिक नेचर की है तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा नेगेटिव। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो कैसी होती है, वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है और उसमें डेल एच की वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। ओके, अब देखिए इसमें एंट्रोपी चेंज, एडजॉर्प्शन प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंट्रोपी पे देखते हैं अब क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑन एंट्रोपी, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो एंट्रोपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ पे डेल जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल एच इंथैल्पी, टी टेम्परेचर, और एस जो है यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं जो एंट्रोपी होता है ना, एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस का क्या मतलब है कि अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल इधर उधर ऐसे ही किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर भाग रहे हैं, इनका कोई भी अरेंज करने का मैनर ही नहीं है, तो इनके अंदर रैंडमनेस है। और अगर ये बिल्कुल एक सही तरीके से अरेंज हो जाते हैं तो क्या हो गया, इनके अंदर एक मैनर आ गया, एक यूनिकनेस आ गई। तो जो एंट्रोपी है, यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा है, इंक्रीज कंडीशंस के अंदर है, लेकिन जैसे ये एक मैनर के अंदर खुद को अरेंज कर लेंगे, जो एंट्रोपी है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये कहना है जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टार्टिंग के अंदर ऐसे ही पड़े रहते हैं, जो बहुत सारे सॉलिड मॉलिक्यूल का काम करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। जब वो किसी सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं तो उस टाइम पे वो उनकी जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है वो कम हो जाती है, और अगर कम हो रही है तो डेल एस की वैल्यू कैसी हो जाएगी, वहां पे नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि एडजॉर्प्शन प्रोसेस जब होती है तो एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि उनकी जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है वो कम होती जा रही है। पहले बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हुए थे और वो जब एक सरफेस के ऊपर जाके अटैच होते हैं तो वो एक पैटर्न के अंदर अटैच होंगे, ठीक है, पूरे सरफेस को कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से, और बस उतने ही सरफेस एरिया के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो एंट्रोपी की वैल्यू वहाँ क्या हुई, डिक्रीज हुई। डिक्रीज होने की वजह से डेल एस की वैल्यू किस में चली गई, नेगेटिव के अंदर चली गई।
अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए तो उसके लिए डेल जी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। अब हमने ये अभी पढ़ा था कि डेल एच जो है एडजॉर्प्शन के लिए कैसा रहता है, नेगेटिव, और डेल एस की वैल्यू भी कैसी चली जाएगी, नेगेटिव चली जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो देखो अगर इसके अंदर मैं पुट करूँ इन दोनों चीजों की वैल्यू, डेल एच नेगेटिव हो जाएगा माइनस टी, और इस डेल एस की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव। तो ये दोनों तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अगर मुझे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस दिखाना है तो डेल जी की वैल्यू किस में आनी चाहिए, नेगेटिव के अंदर आनी चाहिए। ये सिर्फ किस कंडीशन के अंदर आ सकती है, जब डेल एच क्या हो, ऑलवेज ग्रेटर देन हो टी डेल एस से। अगर डेल एच की वैल्यू ज्यादा है टी डेल एस से तो डेल जी की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और नेगेटिव आते ही क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यानी रिएक्शन फिजिबल है, वो प्रोसेस आराम से होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे ही सरफेस फिनोमिना स्टार्ट होता है, एडजॉर्प्शन स्टार्ट होता है, तो जो एक्सोथर्मिक नेचर है रिएक्शन का वो इंक्रीज होता जाएगा। तो हमेशा ये भी बात ध्यान रखें कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो क्या होगी, डेल एस की जो नेगेटिव वैल्यू है वो इंक्रीज ही होती जाएगी, इस बात में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो डेल एस है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी, क्योंकि जितने भी पार्टिकल थे जो रैंडमली पड़े हुए थे वो किसमें, एक मैनर के अंदर अटैच होने शुरू होंगे, तो एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां पर डेल एच की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, टी डेल एस के इक्वल हो जाएगी। डेल एच की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, टी डेल एस के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों चीज साइमल्टेनियसली अपने अपने प्रोसेस शो करते रहेंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां पर डेल एच की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, टी डेल एस के इक्वल हो जाएगी। तो वहां पे डेल जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कब पॉसिबल है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो डेल एच है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, टी डेल एस की इक्वल हो जाएगी। और जैसे ही डेल एच की वैल्यू टी डेल एस की इक्वल हुई है, दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। जितना भी आएगा तो कितना बच जाएगा, पीछे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचना है। तो डेल जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन के ऊपर जो डेल जी है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है एडजॉर्प्शन में। तो आप बताएंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डेल एच जो है वो टी डेल एस की इक्वल हो जाता है, और वहां पे जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। कब, इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो ये अच्छे से पढ़े, एक बार ट्राई करके देखें, और नोट्स जरूर बनाने हैं आपको।